Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel WaytoJRF. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 24। ये जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, नेट जेआरएफ या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन का लेवल सॉल्व कर रहे थे, आज के क्वेश्चन उससे थोड़ा सा टफ है। आप कह सकते हो कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर है या थोड़े से टफ हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लासेस कैसे लगे और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द टर्म फूड मीन्स भोजन क्या है? ऑप्शंस क्या है? नरिशेस द बॉडी, रिमूव हंगर, गिव सेटिस्फैक्शन, रिन्यू स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ दीज। फूड क्या है? बेसिक जो हम लोग फूड की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम खा सकते हैं और खाने के बाद वो हमारे शरीर को पोषण दे, उसको हम फूड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये सही हो जाएगा। फूड जो है हमारी बॉडी को नरिश करता है, हमारी भूख को मिटाता है, हमको सेटिस्फेक्शन देता है। खाना खाने के बाद पेट भरने का जो मैसेज है वो सेटिस्फेक्शन देता है। और खाना खाने के बाद क्या होता है? न्यू एनर्जी फील होती है, स्ट्रेंथ मिलती है, तो स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन यूरिया इज अ मेजर सिम्टम इन विच डिजीज? प्रोटीन यूरिया, इसको हम एक में भी लिख सकते थे। प्रोटीन यूरिया मीन्स जो प्रोटीन है यूरिया में, यूरिया मीन्स यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं यूरिन। यूरिन में प्रोटीन का आना ये किस चीज का मेजर सिम्टम है या किस डिजीज का मेजर सिम्टम है? ऑप्शंस क्या है? टाइफाइड, रीनल डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या अल्सर। यूरिन में प्रोटीन का आना, मिनरल्स का आना, सॉल्ट का आना, शुगर का आना, एनीथिंग इफ यूरिन कंपोजिशन इज डिस्टर्ब। अगर यूरिन की कंपोजिशन डिस्टर्ब हो रहा है दैट मीन्स हमारा जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो रीनल डिजीज मीन्स किडनी की डिजीज। तो यूरिन में प्रोटीन का आना जिसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया, ये रीनल डिजीज का मेजर सिम्टम है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे? इनमें से कौन सा डाइटरी सर्वे का मेथड नहीं है? ऑप्शंस क्या है? फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर, 24 आवर रिकॉल, बीएमआई या फूड वेटमेंट। तो सबसे पहले फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। आप एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, उसमें आप जो भी व्यक्ति है जिससे भी आप डाइटरी सर्वे कर रहे हो उसके बारे में आप लिखते हो कि आपने सुबह खाना कब खाया था, दोपहर में खाना कब खाया, आपने क्या खाया, कौन कौन से फूड ग्रुप से आपने फूड लिया। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख के ले जाते हो। आप एक क्वेश्चनेयर तैयार करके ले जाते हो। क्वेश्चनेयर से आप क्वेश्चंस पूछते हो और जो आपका रेसिपेंट है वो आपको आंसर्स देता है। तो ये हो गया फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। देन है 24 आवर्स रिकॉल मेथड। 24 घंटे में आपने क्या खाया उसको रिकॉल करना। आप बेसिकली क्या, एक पेन पेपर लेके गए, जो भी आपका पर्सन है जहाँ जिसका आप डाइट सर्वे कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि आप वो याद करके बताए कि उसने 24 आवर्स में क्या क्या खाया है। तो ये हो गया 24 आवर रिकॉल मेथड। उसके बाद फूड वेटमेंट। फूड वेटमेंट मीन्स आपने जो फूड लिया था उसके बाद आपने कुक उसको वेट किया, आपने उसका वजन कितना है, उसके बाद आपने कुक किया, फिर उसका वजन कितना हुआ, या फिर आपने जो फूड लिया था उसमें से आपने कुक कितना किया, आपने कितना पकाया, कितना वेस्ट गया। ये प्रॉपर पूरा वेट करके रखना, पूरा लिस्ट बना के रखना, ये भी हमारा डाइटरी सर्वे है। लेकिन बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारा फूड सर्वे या डाइटरी सर्वे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग सीरियल कुकरी। सीरियल्स को पकाते समय उसमें क्या क्या चेंज होता है? ऑप्शंस क्या है? विंटराइजेशन, होमोजेनाइजेशन,
रेट्रोग्रेडेशन या कोएगुलेशन। विंटराइजेशन ऑयल के लिए यूज होता है, होमोजेनाइजेशन फैट के लिए यूज होता है, कोएगुलेशन प्रोटीन के लिए यूज होता है, रेट्रोग्रेडेशन सीरियल्स के लिए यूज होता है, सीरियल्स में भी स्टार्च के लिए। अब ये है क्या क्या? विंटराइजेशन मीन्स ऑयल, ऑयल में जो भी हमारा अनडिजायरेबल या कुछ भी ऐसा चीज प्रेजेंट है जिसको हमें तेल से बाहर निकालना है, तो उसको हम लो टेम्परेचर पे फिल्टर करके तेल, अगर ऑयल है, ये ऑयल है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट है या कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल है, तो हम लो टेम्परेचर पे इसको फिल्टर करते हैं। इस प्रोसेस को हम विंटराइजेशन कहते हैं। देन है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जैसे मिल्क है, मिल्क को तेज स्पीड में उसको मिक्स करना, तो उसमें जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के, कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम है। जब इसको हम मिल्क को हाई स्पीड पे मिल्क को मिक्स करेंगे, तो ये क्या होगा, फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और सभी बराबर बराबर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। होमो मतलब एक जैसे हो जाएंगे, तो ये हो गया होमोजेनाइजेशन। उसके बाद कोएगुलेशन। जब मिल्क को हीट करते हैं, तब जो प्रोटीन है वो एक साथ कोएगुलेट करके जम जाती है, उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। मिल्क में हो या प्रोटीन में हो, कहीं ब्लड में हो, कहीं पे भी प्रोटीन का जमना, उसका थक्का बनना, उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। देन आता है रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन मीन्स स्टार्च। जब भी सीरियल्स को कुक किया जाता है, जब सीरियल्स को पकाया जाता है, तब क्या होता है, जो स्टार्च है इनमें वाटर ये सोक करते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही ये ठंडा होता है, ये फिर से रिक्रिस्टलाइज कर जाते हैं, तो ये होता है रेट्रोग्रेडेशन। जब भी सीरियल्स को कुक करते हैं, सीरियल्स को कुक करने के दौरान उसमें जो चेंज होता है उसको हम रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट? रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मीन्स मान के चलो आपको 2 लोगों के लिए रेसिपी बनाना है, उसका पूरा मटेरियल, पूरा प्रोसेस आपको पता है। अब यही आपको कह दिया जाए कि 4 लोगों के लिए बनानी है या 8 लोगों के लिए रेसिपी बनानी है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? रेसिपी एडजस्ट करने का मेथड क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? मार्कअप, परसेंटेज, प्राइम या BARS। BARS क्या है? बिहेवियर अप्रेजल रेटिंग स्केल, जो कि हमारा जो काम करने का तरीका है या किसी भी जगह पे जो काम कर रहे हैं वहां पे आपके वर्क को मेजर करने के लिए ये BARS का हेल्प लिया जाता है। और रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए परसेंटेज मेथड यूज किया जाता है। लाइक 2 से अगर 4 हुए तो कितना बढ़ गया, उसी हिसाब से उतना ही परसेंटेज हम जो हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल है उसमें बढ़ा देंगे। तो परसेंटेज मेथड जो है वो रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन गारमेंट? फाउंडेशन गारमेंट्स के लिए कौन सा फाइबर यूज किया जाता है? फाउंडेशन गारमेंट्स मीन्स जो ऐसे गारमेंट्स जिनमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो, इलास्टिक हो, उस गारमेंट्स के लिए कैसा फाइबर यूज किया जाता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? स्पैंडेक्स, केवलर, कार्बन या ग्लास। तो जो फाउंडेशन गारमेंट के लिए स्पैंडेक्स यूज किया जाता है, क्योंकि स्पैंडेक्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और फाउंडेशन गारमेंट्स मीन्स ऐसे गारमेंट जिनमें इलास्टिसिटी ज्यादा हो। जब इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो बॉडी को एडजस्ट अच्छे से करेंगे। स्पेशली जो एथलीट्स के हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके जो गारमेंट बनते हैं उनको हम फाउंडेशन गारमेंट कहते हैं, और उनमें स्पैंडेक्स ज्यादा मात्रा में या स्पैंडेक्स फाइबर का यूज किया जाता है। अब कैवलर क्या है? कैवलर जो है ये एक तरीके का फाइबर है जो हीट रेसिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर में भी ये खराब नहीं होता है। तो स्पेशली जो फायर प्रोटेक्शन के लिए जो कपड़े बनते हैं उनमें कैवलर का प्रयोग किया जाता है। ग्लास क्या है? ये हमारा मिनरल फाइबर है। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि नेचुरल मिनरल फाइबर कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ग्लास के अलावा नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि ग्लास के अलावा नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिच क्लासेस रिप्रेजेंट लॉक स्टिच। स्टिच की कुछ क्लासेस होती है जिनको हम 100, 200, 300, 400 के नाम से, ये स्टिच की क्लासेस हैं। और इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो जिसमें लॉक स्टिच, जब स्टिच की आती है तो वहां से लॉक स्टिच होती है उसमें। तो जो ऑप्शन सी है हमारा 300, जो 300 क्लास है इसमें क्या होता है, लॉक स्टिच होती है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसको हम क्या लिखते हैं, FSSA, ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑप्शंस क्या है, 2008, 2006, 2000 या 2011। तो जो इसका आंसर है वो तो हो गया 2006। क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि FSSAI ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, इसका ईयर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, एक क्या है, नेचुरल मिनरल फाइबर, उसके बाद FSSAI ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, which of the following thread package is centerless and is used in quilting and embroidery machines। इनमें से कौन सा थ्रेड है जो सेंटरलेस होता है, जिसमें कोई सेंटर या बीच में कोई सेंटर नहीं होता है, जिसमें वो यूज किया जाता है क्विल्टिंग और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के लिए, क्विल्ट बनाने के लिए और एम्ब्रॉयडरी मशीन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, कोकून्स, स्पूल, कोन्स या वाइकोन्स। कोन्स क्या है, जो इस टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं उनके ऊपर धागा लगाया जाता है, इनको तो हम कोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया ये चारों हमारे क्या है, थ्रेड पैकेज के टाइप हैं। अब इनको याद करना है तो कोन्स को तो हम ऐसे याद कर लिया कि कोन्स है। सेंटरलेस, सी से सेंटर, सी से कोकून, यहाँ पे दो थे कोन्स में तो हमने याद कर लिया कि कोन वाले ऐसे होंगे, दूसरा बचा कोकून्स, सी से सेंटर, सी से कोकून। तो जो कोकून्स होते हैं ये सेंटरलेस पैकेज होते हैं जिनको क्विल्टिंग और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ आर्ट इज यूज्ड व्हेन शेप्स, कलर्स एंड लाइंस आर रिपीटेड। एलिमेंट ऑफ आर्ट, यहाँ पे तो दो चीजें मिल रही हैं आपको, एक तो एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या क्या है, शेप है, कलर है, लाइंस है, ये सब हमारे एलिमेंट ऑफ आर्ट है। इनको जब रिपीटेडली यूज किया जाता है तब क्या बनता है। ऑप्शंस क्या है, इम्फेसिस, फोकल पॉइंट, बैलेंस या पैटर्न। देखो बैलेंस है ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इम्फेसिस क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। फोकल पॉइंट ये भी हमारा इम्फेसिस ही मान सकते हैं एक तरीके से, इम्फेसिस का टाइप। बचा क्या हमारा, पैटर्न। तो जो पैटर्न, जब हम एलिमेंट ऑफ आर्ट के जो एलिमेंट हैं उनको हम रिपीटेडली एक तरीके से रिपीट करके यूज करते हैं तो वहां पे जो चीज बनती है उसको हम कहेंगे पैटर्न। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल इज। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड क्या है किसी भी स्किल को सिखाने के लिए, किसी भी तरीके को या किसी भी कौशल को सिखाने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड क्या है। ऑप्शंस क्या है, फील्ड विजिट, ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोजेक्ट। फील्ड विजिट में क्या होगा, आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप फ्रेश डेटा कलेक्ट करोगे, लेकिन ये स्किल नहीं देता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, कोई प्रॉब्लम है, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो आपको उसके अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप बेस्ट सॉल्यूशंस वहां से आप ले सकते हो, लेकिन ये स्किल इम्पार्ट नहीं करता है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है किसी भी चीज को सिखाने का या किसी भी स्किल को सिखाने का। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक छोटी जो भी काम करना है, जैसे किसी को एम्ब्रॉयडरी सिखाना है, आपने उसको रिटन फॉर्म में बता दिया कि ये एम्ब्रॉयडरी ऐसे करनी है, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है, आपने एक ग्रुप इकट्ठा किया 4-5 लोगों का जिनको एम्ब्रॉयडरी सीखनी थी, उनको आपने इकट्ठा किया,
वहां पे आप बीच में बैठ के उनको क्या एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी क्या है, उनको आप करके दिखा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यही है कि जो भी चीज आपको करवानी है या जो भी स्किल आप सिखा रहे हैं उसको आप करके बताएं कि ये काम कैसे किया जाता है। इससे जो भी पर्सन आप स्किल सीख रहा है उसको जल्दी सीखेगा, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है या इफेक्टिव मेथड है किसी भी स्किल को सिखाने के लिए वो है डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया कॉम्प्राइज ऑफ, जो भारत में या इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शंस क्या है, मिल मेड फैब्रिक, मिल में बने हुए कपड़े, ब्लेंडेड यार्न जिसमें कॉटन के साथ और भी फाइबर्स मिलाए गए हैं, थर्ड इज सिंपल कॉटन कपड़े बनाए गए हैं, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑल ऑफ दीज यहाँ पे जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द which one is not the symptom of infective hepatitis। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का इनमें से कौन सा एक सिम्टम नहीं है। ऑप्शंस क्या है, फीवर, नोजिया, डायरिया, डार्क कलर यूरिन। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के इनमें से कौन सा एक सिम्टम नहीं है। एक सिम्टम नहीं है तो बाकी जो तीन बचे वो तीन जो है वो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। तो जो फीवर है, नौसिया है और डार्क कलर यूरिन है, ये तीनों इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के सिम्टम हैं। बचा क्या, डायरिया। तो डायरिया जो है ये इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का सिम्टम नहीं है। यहाँ पे सिम्टम पूछा गया था कौन सा सिम्टम नहीं है, तो डायरिया जो है वो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, following factors enhances the bioavailability of iron in the diet। bioavailability means जो डाइट हमने जो डाइट लिया उसमें जो आयरन है, ये आयरन हमारी बॉडी में जाके कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयरन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऑप्शंस क्या है, डाइटरी फाइबर, एस्कॉर्बिक एसिड, एनिमल प्रोटीन, बोथ बी एंड सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी, एक तो विटामिन सी और दूसरा एनिमल प्रोटीन, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो आयरन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। और जो दो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि FSSAI ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है। तो ये दो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोर ग्रेप रिएक्शन। सोर ग्रेप रिएक्शन का एनोनिमस क्या है, या सोर ग्रेप रिएक्शन का समानार्थी शब्द क्या है। सोर ग्रेप रिएक्शन वो वाला ना, खट्टे अंगूर, वो जो एक लोमड़ी वाली स्टोरी थी, वो अंगूर खाती है, उसको अंगूर नहीं मिलते तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो सेम वही सोर ग्रेप रिएक्शन मीन्स कोई काम कर रहे थे वो काम नहीं हुआ तो उसको दूसरी तरीके से करना, या उसकी जगह पे कुछ बहाने बना लेना या रेशनलाइज कर लेना उसको। तो ऑप्शंस क्या है, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन या प्रोजेक्शन। तो सोर ग्रेप रिएक्शन का जो एनोनिमस है वो है रेशनलाइजेशन। जो क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो FSSAI ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, दूसरा नेचुरल मिनरल फाइबर कौन सा है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके आज की क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, और दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।